नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम में रोज की ही तरह हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आप नियमित रूप से अभय कुमार दुबे की राजनीति से संबंधित विचारों को सुन सकते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज का पहला सवाल मैं आज तक या इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे से करना चाहूँगा। आज शाम में ही उसका प्रसारण हुआ और उसमें ये दिखाया गया कि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में, जो कि जनवरी में उन्होंने किया था, मोदी सरकार की से जो लोग संतुष्ट हैं उसमें थोड़ी गिरावट आई। जहाँ पिछले पहले 67% लोग संतुष्ट थे, वहाँ अब 59 यानी कि 59% लोग ही संतुष्ट हैं। कुल मिला के स्थिति हाथ से बाहर नहीं है, लेकिन लोग महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर थोड़े परेशान हैं। इस तरह के सर्वेक्षण से हमें क्या मायने निकालना चाहिए, क्या अर्थ निकालना चाहिए? मुझे तो लगता है ये सर्वेक्षण एक सही तस्वीर पेश कर रहा है। जैसे-जैसे चुनाव की तरफ समय बढ़ेगा, वैसे-वैसे मोदी सरकार से असंतुष्ट लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब वो सर्वेक्षण में कितनी दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है, ये तो सर्वेक्षण और उसका जो सैंपल है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की जो हालत है और वास्तव में देश में रोजमर्रा का जो प्रशासन है, उससे लोगों की जो दिक्कतें हो रही हैं, अगर उन पे गौर किया जाए तो सरकार से बहुत ज्यादा संतुष्ट रहने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार पहले की सरकारों से बहुत ज्यादा खराब है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष जो सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि इसने लोकतंत्र को बहुत सीमित कर दिया है और लोकतंत्र की जगह एक घोषित निरंकुशता लागू कर रहे हैं, उन कारणों से लोग नाराज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनकी तरफ ध्यान तो देते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं और उनसे अपना मन भी बनाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। जो आम लोग हैं, उनको जो दिक्कतें होती हैं, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। मसलन अब जैसे महंगाई का सवाल है, ये बात सही है कि महंगाई एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर चुनाव नहीं होते और उसके आधार पर कोई वोट वगैरह नहीं देता, ये बात सही है। लेकिन साथ में ये भी सही है कि महंगाई जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो लोगों की राजनीतिक प्राथमिकताओं को और पसंद और नापसंद को प्रभावित करने लगती है। और ये जिसको मुद्रास्फीति की दर कहते हैं, ये एक सबसे बड़ा छल है जो कि आंकड़ों के जरिए विशेषज्ञों द्वारा, सरकारी लोगों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा और हमारे आपके ऐसे समीक्षकों द्वारा जनता के साथ खेला जाता है। मसलन जब ये कहा जाता है कि अब महंगाई थोड़ी कम हो गई है, उसके लिए बताया जाता है कि पहले तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था, यानी मुद्रास्फीति की दर जो थी, वो 5.5% थी। उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, अब वो घटकर 5% रह गई है। तो इससे एक भ्रम ये पैदा होता है तर्क के आधार पे, से महंगाई कम हो गई हो, जबकि असलियत ये है कि महंगाई कम नहीं होती, महंगाई बढ़ने की दर घटती है। यानी महंगाई तो मुतवातिर बढ़ रही है। मौजूदा आर्थिक निजाम में ऐसा कोई क्षण है नहीं है, कभी नहीं आया, आगे भी कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। मैं 3 बातों को साफ तौर पे कह रहा हूं, कभी नहीं आया, आगे भी कभी नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता कि महंगाई वास्तव में कम होनी शुरू हो जाए। हमेशा महंगाई बढ़ती रहेगी, केवल महंगाई बढ़ने की दर धीमी या तेज होगी। इसका नतीजा ये निकलता है कि आंकड़ा कुछ भी कहता रहे, साल के अंत में करीब 10 से लेकर 15 या 20% लोगों का खर्चा, निजी खर्चा बढ़ जाता है। जब तक उसके अनुपात में आमदनी बढ़ती रहती है, ये आमदनी बढ़ने का आश्वासन मिलता रहता है, दोनों ही बातें हैं, तब तक लोगों को ये महंगाई चिकोटी नहीं काटती। और जब ऐसा होना बंद हो जाता है या ऐसा होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं, तब ये महंगाई परेशान करने लगती है, भले ही घोषित रूप से न सही, लेकिन ये लोगों के मन में, वोटरों के एक हिस्से के मन में एक चुनावी मुद्दा बन जाती है। तो ये समीक्षा मैंने केवल इसलिए की कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई के प्रश्न को संबोधित नहीं किया और केवल आंकड़ों का ही खेल नहीं करते रहे, वास्तविक रूप से कहीं महंगाई, पहले टमाटर बहुत महंगा था, थोड़े-थोड़े टमाटर की महंगाई कम होनी शुरू हुई थी, अब प्याज की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कोई किसी तरह की राहत नहीं है कहीं भी। आप एक समस्या से बचते हैं और दूसरी समस्या आपको दबोच लेती है। मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं।
तो फिर बहुत मुश्किल होती है और लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि वो किसी से सवाल पूछ नहीं सकते, उन्हें कोई जवाब देने के लिए है नहीं, इसलिए उनके मन में फिर उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रभावित होने लगती हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है, वो भी अभी देश में सबसे ज्यादा है, राहुल गांधी उससे बहुत पीछे है। लेकिन अगर आप उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का भी पिछला आंकड़ा देखें और ताजे आंकड़े देखें, तो आपको वहां भी गिरावट थोड़ी दिखाई पड़ेगी। अभी ये गिरावट कम है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और लोगों के सामने वो अवसर नजदीक आएगा जब लोग अपनी मतदान प्राथमिकताएं तय करेंगे और उनका मतदान प्राथमिकताओं के आधार पर वोट करेंगे, तब तक इस आंकड़े में काफी अंतर आ सकता है और ये भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात हो सकती है। ये जो आज का जो सर्वे है, उसमें ये बात भी सामने आई है कि बेरोज़गारी भी लोगों की एक बड़ी चिंता है। और मैं देख रहा था कि आज राहुल गांधी लेह में युवाओं से बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ भी बार-बार ये शिकायत आई कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ जा रही है। एक छोटा-सा उदाहरण संजय कुमार ने भी दिया आज के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को 7 दिन के लिए एक इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं, तो हज़ारों फॉर्म आ जाते हैं, हज़ारों एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो इससे तो लगता है कि बेरोज़गारी काफ़ी है, लेकिन वो कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती है। तो क्या इसका कारण राजनीतिक दलों की नाकामी है या मीडिया के द्वारा जो एक तस्वीर गढ़ी जाती है वो है? आप क्या मानते देखिए, कुल मिला के महंगाई या बेरोजगारी ही नहीं, दोनों मुद्दे बहुत गंभीर है। लेकिन ये आर्थिक चुनाव कभी आर्थिक प्रश्न पे होते नहीं है। भारतीय राजनीति की ये एक परंपरा सी रही है, अच्छी या खराब जो भी हो, आर्थिक प्रश्न पे चुनाव नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं कि महंगाई एक मुद्दे के तौर पर चुनाव को प्रभावित ना करती हो। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने महंगाई के सवाल को एक बहुत बेरोजगारी के सवाल को एक बहुत जबरदस्त मुद्दा बनाया था। उन्होंने अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर केंद्रित किया और उसका उन्हें लाभ भी मिला। भारतीय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठजोड़ वो चुनाव हारते हारते बचा था और जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। मैं ये मानता हूं कि उसमें महंगाई के मुद्दे की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर तेजस्वी यादव की तरह दूसरे दल और दूसरे नेता भी हिम्मत करके साहस पूर्वक बेरोजगारी के प्रश्न के ऊपर फोकस करें और चुनाव से कुछ पहले, एकदम चुनाव के दिनों में नहीं, मतलब चुनाव कम से कम 6 महीने या साल भर पहले, अगर वो बेरोजगारी के सवाल पर कुछ नौजवानों की गोलबंदी करनी शुरू कर दें, तो भले ही उनके ऊपर इस सवाल पर राजनीति करने का आरोप लगे, लेकिन वो कुछ लहरें पैदा कर देंगे सार्वजनिक जीवन में और वो सत्तारूढ़ दल कोई भी हो, उसके लिए चुनौती बन सकते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा थी। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव हम लोग बात कर चुके हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा थी। तो बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकती है और सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे का जवाब देना पड़ेगा, खास तौर से चुनाव के माहौल में। बिल्कुल देना, चुनाव के माहौल में ये नहीं कह सकते कि आप स्वरोजगार की हमने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, आप जाइए स्वरोजगार प्राप्त कर लीजिए। लोगों को रोजगार प्रदान करना आर्थिक नीतियों की जिम्मेदारी है। इस बात से अमेरिका जैसा देश भी नहीं बच पाता है, इस जिम्मेदारी से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी नहीं बच पाते हैं। भारत की सरकार इस जिम्मेदारी से कैसे बचेगी? एक बयान बहुत जो विवादास्पद नेता माने जाते हैं, मणिशंकर अय्यर की तरफ से आया। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका पहला भाग प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के द्वारा जो बाबरी मस्जिद के ताला खुलवाने का फैसला था, वो शिलान्यास का जो फैसला था, वो गलत था। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो नरसिम्हा राव थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनको माना जाना चाहिए। तो इस उस दशक की राजनीति के संदर्भ में क्या आप उनके बयानों को महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसमें शायद उनके मेमोइर्स या उनकी स्मृतियां दर्ज हैं और उस पुस्तक को कई लोगों ने पढ़ा है। उन लोगों ने भी पढ़ा है जिनके बारे में उस पुस्तक में कुछ कठोर टिप्पणियां की गई हैं और बाकी लोगों ने भी उसको पढ़ा है। मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने उन टिप्पणियों को पढ़ा है। उसके जरिए कुछ मुझे पता चल गया है कि उस पुस्तक के भीतर क्या है। उस पुस्तक में यह भी है कि जब राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? तो मणिशंकर अय्यर ने उसकी कोई आलोचना नहीं की है, केवल ये कहकर छोड़ दिया है कि जब सिखों का कत्लेआम हो चुका उसके बाद में उन्होंने ये बात कही थी। तो देखिए, मणिशंकर अय्यर की मुख्य तौर पर छवि क्या है? उनकी छवि एक दरबारी नेता की छवि है और उनकी छवि एक ऐसे नेता की छवि है जो कि दरबार की कृपा से, यानी अपने राजनीतिक आकाओं की कृपा से राजनीति में टिके हुए हैं और उनका सारा महत्व उनके 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 कारण है। दूसरे उनके राजनीति में टिके होने का कारण ये है कि दिल्ली में जो
अंग्रेजी दां सेंट स्टीफेंस वाला मैं एक रूपक के तौर पर कह रहा हूं, उसमें पढ़े हुए लोगों का एक जो गुट है, एक पूरा गोल है जो है, वो उस गोल के प्रमुख सदस्य हैं। तो वो लोग सब एक दूसरे की पीठ हमेशा ठोकते रहते हैं। मतलब वो ये है कि आप यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, इस टाइप का एक माहौल उसमें बना रहता है। तो वो राजनीति में कितने भी पिछड़ जाएं, कितने भी चुनाव हार जाएं, पार्टी के अंदर उनको कितना भी उनके हाशिए में चले जाएं, उनका कुछ अंग्रेजी दां लोगों के बीच में प्रभाव बना रहेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस की राजनीति का सवाल है, अब उनकी कांग्रेस की राजनीति में उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। वो जमाना था जब उनके बयानों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, लेकिन अब वो कितने भी बयान देते रहें, कांग्रेस को उससे कोई नुकसान फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन क्या नरसिम्हा राव के साथ यह कहना थोड़ी जाती नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे? देखिए, असल में है क्या कि मैं आपको एक अनुसंधान लेख है कि जिसका शीर्षक कुछ इस तर्ज पर है कि आखिरकार वो क्या कारण थे कि राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति जो सत्तारूढ़ दलों की राजनीतिक अनुक्रिया हुई वो कमजोर थी। एक बहुत अच्छी उस जमाने की राजनीतिक परिस्थिति का उसमें बड़ा ही समुचित आकलन किया गया है। उन्होंने यही तो कहा कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, यही तो उन्होंने बात कही है। तो मैं कहना ही चाहता हूं, कुछ इसलिए कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद टूटती रही और नरसिंह राव ने उसको तोड़ न दिया। तो अब प्रश्न इस बात का है कि आखिरकार वो देखना ही चाहिए हम लोगों को कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें नरसिंह राव ने ये होने दिया। निश्चित रूप से नरसिंह राव की जिम्मेदारी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन केवल ये उनको भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक नहीं बना देती। हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम ये पता लगाएं कि आखिरकार उस जमाने का राजनीतिक शक्तियों का संतुलन कैसा था, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जो कि अल्पमत की सरकार थी, जो कि जिन लोगों के दूसरी शक्तियों के समर्थन पर आधारित थी, वो उसके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाई। अगर आप थोड़े और पीछे जाएं, आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को लें। मधुलिमय ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है राजनीति का शतरंज, वीपी से पीवी तक। तो आप देखिए, यहाँ वीपी का मतलब है वीपी नरसिंह राव, नहीं, वीपी का मतलब है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और पीवी का मतलब है कि पीवी नरसिंह राव। उस पूरी किताब में ये विवरण, इन दोनों के पूरे कार्यकाल का ये विवरण है, जो ये बताता है कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन जब परवान चढ़ रहा था और बड़े आक्रामक तरीके से कार सेवक कभी उत्तर प्रदेश पे हमला करते थे, कभी बाबरी मस्जिद तोड़ने से रह जाते थे क्योंकि मुलायम सिंह की सीआरपी ने उनके ऊपर गोली चला दी थी, और कभी बाबरी मस्जिद तोड़ देते हैं। तो पूरी अवधि में दो सरकारें, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और पीवी नरसिंह राव की सरकार की भूमिका दरअसल क्या थी, वो किन मजबूरियों में फंसे हुए थे और क्या कौन कौन सी राजनीतिक चालबाजियां जानबूझ के कर रहे थे, केवल मजबूरियां ही नहीं थी। तो वो मेरे ख्याल से पुस्तक जो है इस मामले में काफी उस परिस्थिति को समझने में मददगार हो सकती है। मैंने अपनी पुस्तक जो कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक अध्ययन के रूप में लिखी है, उस पुस्तक से काफी लंबे लंबे उद्धरण मैंने उसके अंदर दिए हैं। तब उस पुस्तक को पढ़ के मेरी, क्यों मधुलिमय बहुत विद्वान राजनेता थे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनकी बहुत मशहूर पुस्तक है नॉन कांग्रेसिज्म। अगर बहुत मोटी पुस्तक है, नॉन कांग्रेसिज्म को समझना हो, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को समझना हो, तो मधुलिमय की वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये टिप्पणी करना कि नरसिंह राव भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे, मैं इसे एक छिछली टिप्पणी मानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह राव की कमजोरियों की वजह से बाबरी मस्जिद टूटने की परिस्थितियां बनी। ये आरोप अपने आप में सही है। एक और घटना हुई कल, जिस पर सारे राजनीतिक दलों ने टिप्पणियां भी दी और देश के लोग भी थोड़े खुश हुए, और वो था चंद्रयान का चंद्रमा तक पहुंचना अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों, जो सरकार में मंत्री हैं अभी, और प्रधानमंत्री की तरफ से तो खैर वाजिब तरीके से आ भी सकता है, यह दर्शाने की कोशिश की असल में मोदी सरकार की सफलता है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये वास्तव में एक पार्टी के द्वारा इस तरह की दावेदारी देश की एक जो माहौल है उसके लिए सही है? यानी कि देखिए, अगर ईमानदारी से देखें तो जो राजनीतिक नेतृत्व है
उस राजनीतिक नेतृत्व को अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है कि वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के किस क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा, किस क्षेत्र में सरकार के रिसोर्सेज, सरकार के संसाधन खर्च होंगे। तो ये तो इसको तो मानना पड़ेगा कि अगर अगर मौजूदा सरकार ये तय करती कि भाई अभी हम जरा इस क्षेत्र के ऊपर, देश गरीब है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र के ऊपर हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, या तो ये उपलब्धि फिर नहीं हो पाती। ये तो बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी, तो उसका श्रेय उन्हें ध्यान मिलना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने देश की यानी कितनी संस्थाएं ऐसी हैं इनकी उनकी स्थापना की थी। तो अब उतने इतने सालों बाद में अगर किसी सरकार के जमाने में वो संस्था कोई उपलब्धि करती है, तो और मौजूदा सरकार उसका श्रेय लेने की कोशिश करती है, तो ये तो अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। उस सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के कारण ही तो वो संस्था आज के जमाने में वो उपलब्धि कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू अभी 5 साल पहले प्रधानमंत्री थे इस देश के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस ऐसे मौकों पर जब सफलताएं और सफलताओं की प्रकृति राष्ट्रीय हो, और तो ऐसे मौके पर सभी पक्षों को उदार और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लें इसमें, वही जवाहरलाल नेहरू के इस जमाने में इसरो की स्थापना हुई थी। और कांग्रेसियों को भी चाहिए कि वो मौजूदा सरकार ने जो अपनी प्राथमिकताएं तय करी हैं, उन उन प्राथमिकताओं के बारे में उनका आदर करें, उनको तिरस्कार के साथ ना देखें। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर इस तरह की राजनीति अगर ना हो तो वो बेहतर है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतियोगिता में तरह-तरह की समीक्षाएं करते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं वगैरह करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होने चाहिए जो जिसके ऊपर एक राष्ट्रीय मतैक्य हो, जिसके ऊपर राजनीतिक प्रतियोगिता ना हो, जिसके ऊपर और दोनों तरफ से लोग ये मान लें कि भाई ये इस मसले पे हम कोई राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं करेंगे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा सकारात्मक भूमिका सत्तारूढ़ दल को दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष अपनी तरफ से उदारता दिखाता रहेगा और सत्तारूढ़ दल उदारता नहीं दिखाएगा, तो उस विपक्ष की कमजोरी मानी जाएगी। तो विपक्ष को छींटाकशी होगी, अरे वो तो श्रेय दे रहे हैं और आप कुछ अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं। अगर सत्तारूढ़ दल उसमें उदारता दिखाएगा और उसके लिए उसके संस्थागत प्रयास होने चाहिए। ऐसे मौके पर खुद प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ दल का कोई बड़ा नेता, जो विपक्ष के नेता है, उनको भी बुलाएं, दोनों साथ साथ देश के सामने पेश हों, दोनों एक साथ कहें एक ही मंच से कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सबको इसके ऊपर गर्व है, तो वो बात बनती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो 15 अगस्त तक के भाषण को इस छाया से नहीं बचा सके हैं, जो दलबंदी की छाया है। नहीं, आजकल तो ऐसा मैं जो बात कह रहा हूँ, आजकल के नेताओं के लिए तो ये बात अनरियल है, मतलब अवास्तविक है। वो तो मेरी बात पे हंस देंगे, कोई मेरी बात को एक कान से सुनेगा ही नहीं। तो आजकल तो बहुत बुरी स्थिति है। आजकल तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मतैक्य नाम की किसी चीज की चर्चा करना ही बेकार है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अभय कुमार दुबे के द्वारा जो राजनीति का विश्लेषण होता है, उसको नियमित तौर पर सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नई परख को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम हर रोज़ देश की राजनीति के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो नई घटनाएँ हो रही हैं, उस पर प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हैं। आज की बातचीत के लिए अभय सर बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे और फिर देश की राजनीति के जो अन्य मसले हैं, उन पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।